Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 11 February 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, whitest discharge from vagina is seen in. आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस डिजीज कंडीशन में वेजाइना से वाइटिस डिस्चार्ज निकलता है। ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन डी कैंडिडियासिस। The right answer is option D. It is candidiasis. याद रखिएगा, कैंडिडियासिस डिजीज कंडीशन में वाइटिस डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना देखने को मिलता है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो कि है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। इसे भी प्रीवियसली कई बार पूछा गया है। Question number 2. Which of the following vitamin deficiency causes Wernicke-Korsakoff syndrome? आपको बताना है कि कौन से विटामिन की कमी होने से वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6। The right answer is option A. विटामिन B1 जिसे आप थियामिन के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी होने से वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3. कोर्स रैटलिंग साउंड इन लार्ज एयरवे। आपको बताना है कि अगर किसी क्लाइंट के लार्ज एयरवे से कोर्स रैटलिंग साउंड आ रहा है तो ये क्या कहलाता है। स्ट्राइडर, रॉन्की, रेल, वीजिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसे हम रेल साउंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, अस्थमैटिक पेशेंट्स के अंदर एक्सपायरेशन के दौरान एक विस्लिंग साउंड सुनाई देता है, इसे हम व्हीजिंग साउंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। किस टीबी मेडिसिन को लेने के बाद यूरिन का कलर रेड हो सकता है। रिफेम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजेड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, रिफेम्पिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसको लेने के बाद यूरिन का कलर रेड हो सकता है, रेडिश हो सकता है। इसके अलावा इथाम्ब्यूटॉल एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है जो कि आपके आईज में एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी मेडिसिन है जो कि 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकती है। ये सभी पॉइंट्स एंटी टीबी ड्रग से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5. टोटल आरबीसी काउंट फॉर अ वुमेन इज। आपको बताना है कि किसी वुमेन में नॉर्मल रेड ब्लड कार्पसल्स का काउंट कितना होता है। 4.4 to 6,
3.9 to 5.4, 3.2 से 6 के बीच, 4.2 से 5.6 तक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर नॉर्मल वैल्यूज के लिए सबसे सटीक डाटा ऑप्शन डी में बताया गया है। आइए इसे और जाने। इन अ पर्सन नंबर ऑफ आरबीसी एवरेज अबाउट 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। याद रखिएगा, किसी भी पर्सन के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एवरेज वैल्यू ऑफ आरबीसी आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 5 मिलियन। और याद रखिएगा, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। 10 lakhs इक्वल्स टू 1 मिलियन। अगर हम यहां पर मेल के अंदर बात करें तो मेल्स के अंदर आरबीसी का काउंट 5.5 मिलियन माना जाता है, यानी करीब 55 लाख। अगर आप फीमेल में आरबीसी काउंट की बात करेंगे तो ये होता है एवरेज 4.5 मिलियन, यानी कि 45 लाख। मेल्स के अंदर फीमेल की तुलना में आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस होती है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और फिर इसके द्वारा इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाता है। इरिथ्रोपोइटिन के सिक्रीशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है। सिंपली याद रखिएगा, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और इरिथ्रोपोइटिन वह सब्सटेंस है जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी वैल्यूज एज कंपेयर टू द फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन, सिंपली कहें तो MRI स्कैन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विथ अ सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर। Which prescription should the nurse prepares to administer to the client before the procedure? देखिएगा, आपके पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है। इस ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट में डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए MRI स्कैन करवाने के लिए कहा गया है। अब आपको बताना है कि इस डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले हम कौन सा सब्सटेंस एडमिनिस्टर करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 ओपियोइड, ऑप्शन 2 सिडेटिव्स, ऑप्शन 3 कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन 4 एंटीहिस्टामिन। बेसिक बट इंपॉर्टेंट, the right answer is option 2. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से पहले हम क्लाइंट को सिडेटिव्स दे सकते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। आइए इस प्रोसीजर और इसे क्यों दिया जाता है, इस चीज को जान लेते हैं। MRI scan is a non-invasive diagnostic test that visualizes the body's tissue structure and blood flow. MRI स्कैन जो है एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें किसी पर्सन की बॉडी में किसी भी इक्विपमेंट को इंसर्ट नहीं किया जा रहा है। और अगर आपसे कहा जाए कि इन्वेजिव प्रोसीजर क्या होता है, तो आप बताएंगे इन्वेजिव प्रोसीजर्स वह प्रोसीजर्स हैं जिसमें किसी इक्विपमेंट को आप पर्सन की बॉडी में इंसर्ट करते हैं। और याद रखिएगा,
जब भी पर्सन में आप इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे होते हैं, आपको कंसंट लेना होता है। एमआरआई के द्वारा हम बॉडी टिश्यूज की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनकी बनावट और ब्लड के फ्लो को विजुलाइज कर सकते हैं। For an MRI, the client is positioned on a padded table and moved into the cylinder-shaped scanner. MRI करने के दौरान हम पेशेंट को एक स्टिल पोजीशन में रखते हुए एक सिलेंडर शेप्ड स्कैनर से गुजारते हैं और उससे गुजरने के दौरान पर्सन की बॉडी की अलग अलग एंगल से इमेजेस ली जाती हैं। Relaxation techniques and eye mask and sedations are used before the procedure to reduce the claustrophobic effects. देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमने आंसर सिडेटिव्स को सही माना है। वो इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पर्सन में क्लोस्ट्रोफोबिया है, यानी कि पर्सन को बंद जगह पर जाने से डर लगता है, घबराहट होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को जब आप एमआरआई स्कैन में रखेंगे, गुजारेंगे, तो उन्हें डर लगेगा और वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इन पेशेंट्स को हम रिलैक्सेशन टेक्निक, आई मास्क और सिडेटिव्स प्री प्रोसीजर ही दे देते हैं, ताकि प्रोसीजर के दौरान उनका पूरा कोऑपरेशन मिल सके, उनमें किसी भी प्रकार की बेचैनी, घबराहट या डर न हो। However, because the client must remain very still during the scan, the nurse avoids overstanding the client to ensure the cooperation. देखिएगा, हम चाहते हैं कि जब क्लाइंट एमआरआई मशीन या स्कैनर से होकर गुजरे तो उस समय वो बिल्कुल शांत रहे, स्थिर रहे, किसी भी प्रकार की उसके बॉडी में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एमआरआई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें याद रखना है कि इस प्रोसीजर को कंप्लीट कराने के लिए कभी भी पेशेंट को हम एक्सेसिव सिडेशन ना दें। एक्सेसिव सिडेशन से कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं। There is no useful purpose of administering opioid, corticosteroid और एंटीहिस्टामिन। ऑप्शंस के अंदर ओपियोइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन्स वगैरह दिए गए थे। इन सभी का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है, सो ये सभी इनकरेक्ट ऑप्शंस माने जाएंगे। Open MRI systems are available in some diagnostic facilities and these methods of testing can be used for the client with claustrophobia. देखिएगा, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर और कुछ बड़े क्लिनिक्स के अंदर क्लस्ट्रोफोबिया के पेशेंट्स में एमआरआई करने के लिए ओपन एमआरआई सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन चलन की बात की जाए, ट्रेंड की बात की जाए, मेजॉरिटी की बात की जाए, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर ओपन एमआरआई सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर क्लोज्ड स्कैनर ही अवेलेबल होते हैं। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शब्द का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ऑप्शन बी, रिड्यूस्ड प्लेटलेट काउंट। ऑप्शन सी, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। ऑप्शन डी, नॉर्मल प्लेटलेट। The right answer is option B. देखिएगा, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स, और पीनिया शब्द आपको जब कभी भी किसी भी शब्द के पीछे लगा मिले तो इसका मतलब होता है कि उस चीज की कमी होना। पीनिया स्टैंड्स फॉर डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, इट्स लाइक अ सुफिक्स। सो अगर किसी क्लाइंट में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो इसे आप वन वर्ड में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड द नर्स डू इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर सर्जरी।
किसी भी पेशेंट से जिस समय कंसर्न लिया जा रहा हो सर्जरी से पहले, उस समय नर्स की इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑप्शन 1 डिस्क्राइब्स द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन सर्जरी। नर्स को उस पेशेंट को ये बताना होता है कि इस सर्जरी से उसे क्या रिस्क हो सकता है। ऑप्शन 2 एक्सप्लेन द ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर इज रूटीन फॉर सर्जरी। हम इस पेशेंट से बताएंगे कि हर सर्जरी से पहले पेशेंट के सिग्नेचर लेना एक रूटीन प्रोसेस है। ऑप्शन 3 विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर विच द नर्स सिग्नेचर विल डॉक्यूमेंट। हम इस पेशेंट ने सिग्नेचर दे दिए हैं, इसके लिए एज अ विटनेस रहेंगे। ऑप्शन 4 डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट्स नॉलेज लेवल इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट। हम ये पता करेंगे कि कंसेंट देने के लिए इस पेशेंट में इस सर्जरी से रिलेटेड सभी जानकारी का नॉलेज प्रॉपर है या नहीं। Put your answers in comment section. The right answer is option 4. Informed consent means the client must be comprehend the surgery, the alternatives and the consequences. देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट में हम सर्जरी करने जा रहे होते हैं, उसे इस सर्जरी से पहले सर्जरी क्या है, सर्जरी कैसे की जाएगी और सर्जरी से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी सर्जन या फिजिशियन के द्वारा पर्सन को दी जाती है और फिर उससे कंसेंट के रूप में फॉर्म पर सिग्नेचर लिए जाते हैं। सिग्नेचर देने के दौरान या इसके बाद हमें यह डिटरमाइन करना चाहिए क्या पेशेंट को वास्तव में ये समझ में आ गया है कि सर्जरी क्या, क्यों और किस लिए की जा रही है, इस सर्जरी के बाद उसे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस चीज की जानकारी पेशेंट को है या नहीं, इस चीज को डिटरमाइन करना नर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 9 द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज। आपको बताना है कि प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है। ऑप्शन ए 2 लाख टू 3 लाख 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख टू 2 लाख 50,000, ऑप्शन सी 4 लाख 50,000 टू 6 लाख 90,000 या ऑप्शन डी 1 लाख 50,000 टू 4 लाख 50,000। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख पर mm³ के बीच होता है। हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का फंक्शन है कि ब्लड क्लॉट को बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 इन विच डिजीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश वाइट ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन अकर्स इन थ्रोट। आपको उस डिजीज को सेलेक्ट करना है जिसके होने पर पर्सन के थ्रोट एरिया में ब्लूइश वाइट ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शंस हैं पर्टुसिस, ऑप्शन बी जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। The right answer is option D. डिप्थीरिया डिजीज होने पर पर्सन के थ्रोट एरिया में ब्लूइश वाइट ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन देखा जाता है। आइए इसके बारे में और जान लें। द स्यूडो मेम्ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ dense gray debris layer composed of mixture of dead cells, fibrin, RBC, WBC and organisms। देखिएगा, जब भी किसी पर्सन को डिप्थीरिया डिजीज होता है तो उसके थ्रोट एरिया में गले के अंदर डेड सेल्स,
फिब्रिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं आकर इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं और इन सभी की प्रेजेंस के कारण वहाँ पर ग्रे कलर की एक लेयर या मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है और इसी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के बिहाफ पर हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन में डिप्थीरिया डिजीज है। द कैरेक्टरिस्टिक थिक मेम्ब्रेन ऑफ डिप्थीरिया इन्फेक्शन इज एन पोस्टीरियर फेरिंग्स। आपसे पूछा जा सकता है कि डिप्थीरिया डिजीज के अंदर जो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो स्पेसिफिकली किस एरिया में होता है, तो आप बताएंगे फेरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट में ये स्यूडो मेम्ब्रेन पाई जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। आपको इन चारों में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि एक एंटीप्लेटलेट ड्रग के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए डिगॉक्सिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकाइनेस, ऑप्शन सी एस्प्रिन, ऑप्शन डी ड्यूबेटामाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एस्प्रिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग। आइए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में और जान लें। एंटी प्लेटलेट मीन्स एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉयज और इनएक्टिवेट्स प्लेटलेट्स और प्रिवेंट्स देम टू फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। एग्जाम्पल्स आर एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल। एंटी प्लेटलेट मेडिसिन्स वह मेडिसिन्स होती हैं जो कि प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन फंक्शन को रोक देती हैं, यानी कि प्लेटलेट्स के ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की क्षमता को घटा देती हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ TIA, स्ट्रोक, MI, ब्लॉकेज ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज। देखिएगा, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनके शरीर में क्लॉट फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लॉट बनने के कारण पर्सन को हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक आ सकते हैं या फिर पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो सकता है। जिन पेशेंट्स में ये सभी कंडीशन डेवलप होने का रिस्क हो उन्हें आप एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल जैसी एंटी प्लेटलेट मेडिसिन्स देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द नर्स एम्प्लॉयड इन emergency room is responsible for triage of 4 clients injured in motor vehicle accident. Which of the following should client receive priority in care? हॉस्पिटल में आप एज अ नर्स एमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे हैं और एक ही समय पर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के 4 केस आए। इन चारों केसेस में कौन से क्लाइंट को आप सबसे पहले टेकल करेंगे उसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए 10 years old with laceration on the face, एक 10 साल का बच्चा है जिसके चेहरे पर घाव है। ऑप्शन बी 15 years old with external bruise, 15 साल का लड़का जिसके एक्सटर्नल एरियाज पर जल गया है। ऑप्शन सी 34 years old with a fractured femur, 34 years का पर्सन जिसकी फीमर बोन फ्रैक्चर्ड है। ऑप्शन डी 50 years old with dislocation of elbow, 50 साल का पर्सन जिसकी एल्बो डिसलोकेट हो चुकी है। इन चारों पेशेंट्स में से सबसे पहले ट्राइएज के अनुसार किस पेशेंट को ट्रीट करना प्रायोरिटी में है?
इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 15 years old with external bruise। इसे हमने प्रायोरिटी में क्यों रखा है, आइए जान लेते हैं। The teenager with external bruise might be experience airway and oxygen problem, thus should be seen first। हमारी जो स्टर्नम बोन है, ब्रेस्ट बोन है, अगर इस एरिया में पर्सन को चोट लग जाए या फिर बर्न हो जाए, इस सिचुएशन में पेशेंट का जो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट है वो अफेक्ट हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको एयरवे, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी फाइंडिंग मिलती है जिसकी वजह से पेशेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। एयरवे का मैनेजमेंट सबसे ऊपर माना जाता है। अगर क्लाइंट की सांस चलती रहेगी तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको बताना है कि किस कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ता। ऑप्शन ए, वाइपर बाइट। ऑप्शन बी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ऑप्शन सी, हीमोफीलिया ए। ऑप्शन डी, वॉन विलिबर्ड डिजीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हीमोफीलिया डिजीज के अंदर आपको ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसके अलावा वाइपर एक प्रकार का स्नैक है, ये अगर काट ले तो उस पर्सन के अंदर ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज, यानी जिसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन उसी की वजह से थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स की कमी हो गई हो या फिर नॉन विलिबर्ड डिजीज हो गया हो। इन तीनों ही सिचुएशन में ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है। हीमोफीलिया के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, इसे भी जान लेते हैं। इनटू हीमोफीलिया ए, ब्लीडिंग टाइम रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन एंड काउंट। हम सभी जानते हैं कि हीमोफीलिया पेशेंट्स के अंदर थोड़ी भी चोट लग जाए तो वहाँ से सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लेकिन याद रखिएगा इन पेशेंट्स के अंदर जो ब्लीडिंग टाइम है वो अनचेंज्ड रहता है, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं प्लेटलेट्स। अगर पेशेंट्स के अंदर प्लेटलेट का फंक्शन, प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल है तो पर्सन का जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन हीमोफीलिया के अंदर जो क्लॉटिंग टाइम है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। याद रखिएगा, हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, और क्लॉटिंग टाइम बढ़ने के कारण पेशेंट में क्लॉट का फॉर्मेशन हो नहीं पाता और पर्सन ब्लीड करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस कॉजेस पेडिक्यूलोसिस ऑफ। आपको बताना है कि पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस के द्वारा किस हिस्से में पेडिक्यूलोसिस डिजीज कॉज किया जाता है। हेड एरिया में, बॉडी एरिया में, प्यूबिक एरिया में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस कंडीशन के कारण पर्सन के पूरी बॉडी एरिया में पेडिक्यूलोसिस कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्ट हेड एंड प्यूबिक रीजन। आइए इसके बारे में जान सकते हैं।
It is a leak infestation on different parts of body. पेडिक्यूलोसिस लीक के द्वारा होने वाला एक इन्फेक्शन है. द माइनर फॉर्म ऑफ लाइस इन निट्स. इट इज white eggs that are attached to the shaft of the hair. याद रखिएगा, इस लीक के द्वारा जो इसके एग्स होते हैं वो हेयर की शाफ्ट के आसपास डिपॉजिट करके रखे जाते हैं. द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ निट्स इज 7 to 10 days. निट्स का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन के बीच होता है. अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के पेडिक्यूलोसिस हो सकते हैं. सबसे पहला जो कि है पेडिक्यूलोसिस कैपिटिस. पेडिक्यूलोसिस प्रेजेंट इन द स्कैल्प. अगर किसी पर्सन के हेड में, सर में, स्कैल्प वाले एरिया में पेडिक्यूलोसिस होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पेडिक्यूलोसिस कैपिटिस. नेक्स्ट आता है पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस. पेडिक्यूलोसिस प्रेजेंट इन होल बॉडी. पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस पूरी बॉडी के अंदर इस डिजीज को फैलाता है. पेडिक्यूलोसिस क्रूरिस ये पर्सन के ग्रोइन एरिया में इंफेक्शन कॉज करता है. क्वेश्चन नंबर 15. प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड when they come in contact with. आपको बताना है कि प्लेटलेट्स कब एक्टिवेट होती हैं. हिपेरिना, कोलेजन, फिब्रिनोजन, एंडोथीलियम किसके संपर्क में आते ही प्लेटलेट्स अपनी फंक्शनिंग को शुरू कर देती हैं, क्लॉट बनाना शुरू कर देती हैं, ये आपको बताना है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. इट इज कोलेजन. जब भी हमारे बॉडी एरिया पर कहीं इंजरी होती है, चोट लगती है, तो उस जगह पर कोलेजन के संपर्क में आते ही प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर क्लॉट का फॉर्मेशन कर देती हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन.